Hello everyone, welcome to VCS classes. In the last video we have already discussed about the biodiversity. In this video we will discuss about the biodiversity and its conservation. सबसे पहले हम करेंगे कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है इसके क्या ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस है. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ biological diversity leads to the conservation of essential ecological diversity to preserve and the continuity of food chains. जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का जो सबसे मेन पर्पज होता है वो होता है कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस की डाइवर्सिफिकेशन को प्रिजर्व करना और जो हमारी फूड चेन है उनकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करना. जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज प्रिजर्व, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के थ्रू ही हमारी वेरियस प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो हमेशा बनी रहती है. ठीक है. दूसरा जो कंजर्वेशन है उसका जो मेन पर्पज है वो है कि आपके अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम को की सस्टेनेबिलिटी को रिस्टोर करना या फिर उनको मेंटेन करके रखना. ठीक है. क्योंकि जब आप किसी भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को परफॉर्म करते हैं तो आपका सबसे मेन पर्पज होता है कि एनिमल या प्लांट स्पीसीज के लिए जो जो भी जिस टाइप का भी हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत है उनको थ्राइव कराने के लिए, ठीक है, उस एनवायरनमेंट को हमें प्रिजर्व करके रखना ही सबसे मेन पर्पज होता है. इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से हमें एक वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज भी मिलती है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज और वो किस टाइप के एनवायरनमेंट में थ्राइव करती हैं उसके बारे में हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है थ्रू द वेरियस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम. ठीक है. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड द इमीडिएट बेनिफिट टू सोसाइटी सच एज क्रिएशन एंड टूरिज्म. इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसके कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हैं, जैसे कि टूरिज्म इज द वन ऑफ देम. बायोडाइवर्सिटी कंजर्व सर्व एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द फ्यूचर. जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज को रिस्टोर करके रखता है, मतलब बचा के रखता है, उनकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है इन द फ्यूचर. अब हम आते हैं टाइप ऑफ कंजर्वेशन. हमारे दो टाइप की कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज होती है. फर्स्ट इज इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू कंजर्वेशन को हम फर्दर सेक्रेड ग्रोव्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में डिवाइड कर देते हैं. जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम होम गार्डन्स, सीड बैंक्स, बोटेनिकल गार्डन और जियोलॉजिकल गार्डन्स में आगे डाइवर्सिफाई कर देते हैं. सबसे पहले आता है इन सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू कंजर्वेशन क्या होती है? इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे एनिमल और प्लांट स्पीसीज है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जाता है या कंजर्व किया जाता है. तो उसके लिए हम कैसे करते हैं? हम उसके लिए हम जैसे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेचुरल रिजर्व है, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, या फिर उनके लिए हम रिजर्व फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट इज एक्स टू कंजर्वेशन. एक्स टू कंजर्वेशन में क्या होता है? इसमें हम प्लांट और एनिमल स्पीसीज को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से बाहर कंजर्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. जनरली ऐसा होता है जो स्पीसीज हमारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है और दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, हम उनके लिए हम एक्सटिव कंजर्वेशन प्रोग्राम रन करते हैं. तो जैसे एनिमल प्लांट दैट आर रियर्ड और कल्टिवेटेड इन एरिया लाइक जूलॉजिकल बोटेनिकल गार्डन. जैसे कोई अगर प्लांट स्पीसीज है जो कि अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में वट एवर द एक्स वाई जेड सिचुएशन की वजह से थ्राइव नहीं कर पा रही है, तो हम उसे थ्राइव कराने के लिए हम उसके लिए जूलॉजिकल या बोटेनिकल पार्क्स का यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर उनके नंबर्स को बढ़ाया जा सके. इसके अलावा कोई भी एनिमल या प्लांट स्पीसीज है, ठीक है, हम उसको अगर उसके जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है और हम उसको उसके एक्सटिंक्ट हुए एनवायरनमेंट के अंदर जब हम दोबारा री इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे भी हम एक्स सिटू कंजर्वेशन का ही पार्ट मानते हैं. ठीक है. जैसे कि गंगेटी घड़ियाल आर द एग्जांपल ऑफ री इंट्रोडक्शन इन द रिवर ऑफ यूपी एंड एमपी. सबसे पहले आता है कि नेशनल पार्क. नेशनल पार्क आता है आपका
इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर, ठीक है। तो नेशनल पार्क क्या होता है, इसके अंदर हम एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हम किसी भी स्पीसीज के इकोसिस्टम को, जिसके अंदर हमारे बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर इंक्लूडेड। इन द नेशनल पार्क ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी आर बैंड, एंड जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को बचाने के लिए क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे उस पर्टिकुलर स्पीसीज को पकड़ना या शिकार करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। It is quite difficult to always record the animals from their natural habitat, therefore protecting them in their natural environment is advantageous। अच्छा, जैसे कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हर स्पीसीज को कि उन्हें उनके नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल हैबिटेट से बाहर कंजर्व किया जाए। तो उस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, हम उन्हें उनके नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी पर्पज के लिए हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। बायोलॉजी एक्टिविटी और रिसर्चेज आर परमिटेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि इसमें आपके एनिमल या प्लांट स्पीसीज को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही प्रिजर्व किया जाता है या उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसलिए इन एरियाज के अंदर मेनली बायोलॉजिस्ट या रिसर्चर्स को ही अलाउ किया जाता है, सो दैट दे कैन स्टडी एंड लर्न अबाउट द एनी पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट स्पीसीज। Next is biosphere reserve. Biosphere reserve are the legally protected area. It may be either land or water dedicated ecosystem. इसका मेन पर्पज होता है कि हम लॉन्ग टर्म तक किसी भी इकोसिस्टम के अंदर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम से कम रख सके, जो कि हमारी वेरियस ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से बढ़ रहा है आजकल। तो उनको कम रखने का मेन पर्पज होता है कि आप लंबे टाइम तक किसी भी इकोसिस्टम को एज इट इज फॉर्म में बनाए रख सके। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स को क्रिएट करने का मेन पर्पज यही है कि आपकी सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन को प्रिवेल करना, ठीक है। जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना बाय प्रोटेक्टिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज। नेक्स्ट आता है कि हमारे बायोस्फीयर रिजर्व में किस टाइप के जोन्स होते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व को जनरली तीन टाइप में तीन जोन्स में बांटा जाता है, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन्स और ह्यूमन सेटलमेंट जोन। तो कोर जोन होता है उसके अंदर हमारे किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज को स्ट्रिक्टली बैन कर दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो दैट आर ऑलमोस्ट जीरो। इन बफर जोन, जो बफर जोन होता है जो कि हमारे कोर जोन को एनसर्कल करके रखता है। बफर जोन में क्या था, आपकी बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी को परमिट किया जाता है, और जबकि आपकी ट्रांजिशन जोन में आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर ह्यूमन सेटलमेंट या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है, जिसका मेन पर्पज होता है कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना, ठीक है। जैसे कि आप साइड के इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आपका कोर जोन है दैट इज डार्क ग्रीन, वहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है वह दैट आर ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि वहाँ पे किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज को स्ट्रिक्टली बैन कर दिया जाता है। जबकि आपकी बफर जोन में बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी को परमिट किया जाता है, ठीक है। और जबकि आपका ट्रांजिशन जोन या ह्यूमन सेटलमेंट जोन में आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है या उनको अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि जब आप किसी प्लांट या एनिमल स्पीसीज को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट की बजाय बाहर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, तो इस टाइप के प्रोग्राम्स को हम एक्सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है जीन। जब आप किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीसीज के जीन को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, ऐसे केसेस में क्या होता है, आपके जेनेटिक मटेरियल को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर किया जाता है, सो दैट कि उसकी जेनेटिक मटेरियल को कम से कम डैमेज हो, ठीक है। इस टाइप की स्टोरेज को हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सीड बैंक। सीड बैंक वो जगह होती है जहाँ पे हम प्रिजर्वेशन पर्पज के लिए हम बहुत सारी प्लांट सीड्स को स्टोर करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज, सो दैट कि हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को एक लंबे टाइम तक किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व या किसी भी एक इकोसिस्टम में लंबे टाइम तक के लिए प्रिजर्व कर
सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए हम सीड बैंक क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के सीड्स को प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। नेक्स्ट इज जू। जू वो जगह होती है जहाँ पे हम एनिमल्स को एनक्लोजर्स के अंदर रखते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनको डिस्प्ले करते हैं पब्लिक के लिए, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू, वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम। इस केसेस में जनरली क्या होता है कि हमारी इवन स्पीसीज को ब्रीड भी करवाया जाता है फॉर द कंजर्वेशन पर्पज। नेक्स्ट आता है हमारा बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है जहाँ पे हम किसी भी प्लांट स्पीसीज को कलेक्ट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। इवन हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम उन्हें लेबल करके भी रखते हैं, लेबल करके भी रखते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन में जनरली हमारे क्या होते हैं, हमारी प्लांट स्पीसीज को, एक्सोटिक प्लांट स्पीसीज को प्रिजर्व करके रखा जाता है। Thank you for watching this video. Please like and subscribe VCS classes for the further update on environmental science. In the next video, we will discuss about the various conservation acts. Please stay tuned with us.